Hello, good morning all of you. Myself Monu Kumar, nursing tutor, Sri Krishna College of Bagpat. Today we teach about the ABG analysis. स्टूडेंट्स, ये जो आपका टॉपिक है ABG एनालिसिस, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये क्या है कि बहुत से स्टूडेंट्स को क्या है इस टॉपिक से रिलेटेड काफ़ी डिफॉर्मिटी या काफ़ी हेजिटेशन होती है कि ये टॉपिक क्या है बहुत ही हार्ड है या हम इस टॉपिक को नहीं समझ पाएंगे। तो आज मैं इस टॉपिक के बारे में बहुत ही डीपली डिस्कस करूंगा। आई होप कि ये टॉपिक आप सभी को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो लेट स्टार्ट द टॉपिक एबीजी। जो आपका एबीजी है, एबीजी एनालिसिस, ये इसको हम पढ़ते हैं एसिड बेस बैलेंस में। ठीक है, तो जो आपका एबीजी है, एबीजी की फुल फॉर्म होती है आर्टेरियल ब्लड गैस। ठीक है, तो मेनली इसमें हम पढ़ेंगे कि कब पेशेंट को रेस्पिरेटरी एसिडोसिस देखने को मिलता है, कब पेशेंट के अंदर रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस देखने को मिलता है, कब मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलता है, कब मेटाबॉलिक एल्कलोसिस देखने को मिलता है। तो उस चीज़ से फर्दर जाने से पहले मैं डिस्कस करूंगा इसकी बेसिक टर्म के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले पीएच क्या होते हैं? पीएच होती है कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इज नोन एज पीएच। ठीक है, H+ आयन की कंसंट्रेशन को जानने के लिए हम क्या है पीएच स्केल का यूज करते हैं। आपने देखा होगा जो पीएच स्केल है उसकी जो वैल्यू होती है 0 से 14 होती है। आपका जो पीएच स्केल से आप क्या है आइडेंटिफाई करते हो कि क्या है एल्कलोसिस है या फिर एसिडिक नेचर में है। तो जो पीएच स्केल होती है उसमें जो मैं वैल्यू की बात करूँ तो 0 से लेकर अप टू द 14 तक की होती है, जिसमें आपका क्या है 7 जो पॉइंट होता है वो क्या है न्यूट्रल पॉइंट होता है, न्यूट्रल। और जैसे जैसे आपकी स्केल 7 से नीचे की तरफ जाएगी ऐसे ऐसे क्या है एसिडिक मीडियम आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, जैसे 6 या 5, 4, 3 या किसी की जो है आपकी जो पीएच वैल्यू 3, 4, 5, 6 है तो उसमें क्या है आपको एसिडिक नेचर देखने को मिलेगा, एसिडिक। और जैसे जैसे आपकी क्या है पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होती रहेगी तो आपको क्या है एल्कलोसिस देखने के लिए मिलेगा, एल्कलोसिस। ठीक है, तो बेसिकली क्या है यदि आपकी जो H+ आयन की कंसंट्रेशन या पीएच वैल्यू आपकी बढ़ रही है तो आपको क्या है एल्कलोसिस देखने के लिए मिलेगा, इंक्रीज हो रही है पीएच वैल्यू। यदि पीएच वैल्यू आपकी डिक्रीज हो रही है तो आपको क्या है एसिडिक देखने के लिए मिलेगा, पीएच वैल्यू डिक्रीज हो रही है। ठीक है, ये आपका बेसिक हुआ। इससे आप फर्दर जाने से पहले मैं डिस्कस कर दूंगा इसके कुछ बेसिक फॉर्मूलाज होते हैं या फिर एक बेसिक आपको वैल्यू याद रखनी, उसी हिसाब से आप क्या है निकाल सकते हो कि कब पेशेंट को रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस होगा, कब रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा। ठीक है, तो आपको क्या है नॉर्मल वैल्यू का ध्यान रखना है, इसी से आप क्या है फर्दर क्वेश्चन को आप सोल्व आउट कर सकते हो। सपोज इसमें सबसे पहले आपको याद रखना है ब्लड की पीएच वैल्यू। तो ब्लड की पीएच वैल्यू कितनी होती है 7.35 टू 7.45। ठीक है, उसके बाद CO2 की पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितनी होती है नॉर्मल वैल्यू 35 से 45 mm ऑफ Hg। उसके बाद बाइकार्बोनेट की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है 22 से 27 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ये 3 वैल्यू आपको क्या है याद रखनी है, इन्हीं 3 वैल्यू से क्या है आप क्वेश्चन को सोल्व आउट कर सकते हो, आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये 3 वैल्यू याद रखने के बाद आपको कुछ बेसिक फॉर्मूला याद करने हैं, जो आप फॉर्मूले से आप क्या है इन क्वेश्चन को आप निकाल सकते हो। जैसे कि जो आपकी पीएच वैल्यू होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है H+ आयन के। ठीक है, कहने का मतलब है जैसे जैसे H+ आयन कम होंगे, H+ आयन कम होंगे वैसे वैसे क्या है पीएच वैल्यू बढ़ेगी। H+ आयन कम होंगे हमारी बॉडी में तो पीएच वैल्यू बढ़ेगी, तो आपको क्या एल्कलोसिस देखने को मिलेगा। जैसे जैसे H+ आयन की कंसंट्रेशन आपकी बढ़ेगी तो वैसे वैसे क्या है पीएच की जो वैल्यू है वो कम देखने को मिलेगी। ठीक है, यदि H+ आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो पीएच वैल्यू क्या आपको कम देखने को मिलेगी, तो वहाँ पे आपको क्या एसिडिक देखने को मिलेगा। ठीक, पहला फॉर्मूला आपको ये याद रखना है। दूसरा रखना है पीएच इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। सेम एज इट इज, जैसे जैसे CO2 कंसंट्रेशन आपकी बढ़ेगी वैसे ही क्या है पीएच की जो आपकी वैल्यू है वो कम होगी। जैसे जैसे पीएच की वैल्यू आपको बढ़ेगी वैसे ही आप CO2 कंसंट्रेशन का कम होगी। तो ये क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये दोनों चीज़ें। थर्ड फॉर्मूला है पीएच होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके बाइकार्बोनेट के। जैसे जैसे पीएच बढ़ेगी वैसे ही क्या है आपका बाइकार्बोनेट की वैल्यू बढ़ेगी। ये आपको 3 फॉर्मूले याद रखने हैं।
ये 3 वैल्यू और ये 3 फॉर्मूले, इन्हीं से क्या है आप फर्दर क्वेश्चन को निकाल सकते हो। कितना भी आपका क्वेश्चन आए कैसा भी है उस तरह से आप क्या है क्वेश्चन को निकाल सकते हो आप इजीली मेथड से। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करूंगा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के बारे में। तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस आपको कब देखने को मिलेगा, ये वैल्यू आप ध्यान रखना, वैल्यू और ये तीनों फॉर्मूले। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के बारे में। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, जो आपका रेस्पिरेटरी इंडिकेटर होता है वो होता है आपका रेस्पिरेटरी इंडिकेटर, वो होता है आपका प्रेशर ऑफ CO2। आपका मेटाबॉलिक इंडिकेटर होता है बाइकार्बोनेट। ठीक है, इन वैल्यू से आप निकाल सकते हो कि पेशेंट को रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा, रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस होगा। बाइकार्बोनेट को देख के आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि पेशेंट को क्या है मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस होगा या फिर मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करता हूँ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के बारे में। तो आपको पता है रेस्पिरेटरी इंडिकेटर कौन होगा उसमें, CO2। तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के अंदर सबसे पहले pH को हम देखते हुए बता सकते हैं कि ये एल्कोलिसिस है कि एसिडोसिस है। तो इसमें क्या होगा, जो आपकी pH की वैल्यू होगी वो लेस देन 7.35 होगी। ठीक है, और यदि मैं इसकी बात करूं CO2 कंसंट्रेशन, वो क्या है आपकी मोर देन कितने से ज़्यादा 45 mm of Hg से होगी। और इसमें क्या है H+ आयन की कंसंट्रेशन आपकी क्या है इंक्रीज होगी। ठीक है, जहाँ पे भी आपको रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस देखने को मिलेगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस देखने को मिलेगा, तो वहाँ पे जो pH की वैल्यू है वो आपको लेस देन 7.35 देखने को मिलेगी। और आपकी जो है CO2 कंसंट्रेशन आपको कितनी मोर देन 45 mm of Hg देखने को मिलेगी। ठीक है, और आपकी H+ आयन की कंसंट्रेशन क्या है आपको इंक्रीज मिलेगी। क्यों, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था, क्योंकि pH क्या है आपकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है कि इसकी CO2 के। जैसे जैसे आपका pH बढ़ेगी वैसे आपका CO2 कंसंट्रेशन क्या कम होगी। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है, pH की जो आपकी pH जो ब्लड की pH है यहाँ पे क्या है लेस देन हो रही है, कम हो रही है 7.3 से, और यहाँ पे जो है CO2 कंसंट्रेशन क्या है वो बढ़ रही है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस देखने को मिलेगा। यदि मैं कोज की बात करूँ, कौन कौन से कोज या फैक्टर होते हैं जिनमें आपको क्या रेस्पिरेटरी एसिडोसिस देखने को मिलेगा। कोज की बात करूँ, कोज तो फर्स्ट कोज आता है आपका जितने भी आपके एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होते हैं, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन जिसमें पेशेंट को क्या है ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है, तो उसमें भी क्या है आपको रेस्पिरेटरी एसिडोसिस देखने को मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि उसकी बॉडी में H+ आयन की कंसंट्रेशन क्या है ज़्यादा हो जाएगी, H+ आयन की कंसंट्रेशन क्या है इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और जो आपका रेस्पिरेटरी डिजीज होती है उनके अंदर भी क्या है आपको रेस्पिरेटरी एसिडोसिस देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन जो कॉज हो सकता है रेस्पिरेटरी डिजीज, रेस्पिरेटरी डिजीज के अंदर भी क्या है आपको रेस्पिरेटरी एसिडोसिस देखने को मिलता है। जैसे कि आपका अस्थमा हुआ, COPD हुआ या निमोनिया हुआ, इनके अंदर भी क्या है आपका रेस्पिरेटरी एसिडोसिस देखने को मिलता है। क्यों मिलता है, क्योंकि यहाँ पे एक तो pH की क्या है ब्लड की pH क्या है कम हो जाती है, और जो आपका CO2 कंसंट्रेशन क्या है वो बढ़ जाती है। तो कहने का मतलब है कि CO2 कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, O2 कंसंट्रेशन क्या है कम हो जाती है। ठीक है, थर्ड वन को जाता है जिसके जितने भी CNS डिप्रेसेंट ड्रग्स होते हैं, CNS डिप्रेसेंट, जितने भी CNS डिप्रेसेंट जो ड्रग्स होते हैं या जो अपोइड ड्रग्स होते हैं वो भी क्या कराते हैं आपका रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कराते हैं। जैसे कि आपका मॉर्फिन हुआ, मॉर्फिन भी क्या कराता है आपका रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कराता है। क्यों कराता है, जो आपका रेस्पिरेटरी सेंटर होता है मेडुला ऑब्लिगेटा उसको क्या डिप्रेस कर देता है। ठीक है, तो इस वजह से वहाँ पे भी क्या है आपको रेस्पिरेटरी एसिडोसिस देखने को मिलता है। ठीक है, फोर्थ वन कॉज आता है इसका हाइपोवेंटिलेशन। यदि पेशेंट क्या है हाइपोवेंटिलेशन पे है, हाइपो मतलब प्रॉपर एक्सचेंज नहीं हो रहा O2 और CO2 का, तो उस सिचुएशन में भी क्या है आपको रेस्पिरेटरी एसिडोसिस देखने को मिलता है। ठीक है,
और यदि मैं इसकी कोज हुआ, यदि मैं इनके ट्रीटमेंट की बात करूं कि पेशेंट को क्या है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस तो हो गया, तो इसको ट्रीट करने के लिए हम क्या करेंगे, ट्रीटमेंट इसका क्या होगा, तो उसका ट्रीटमेंट होगा, सबसे पहले हम क्या है अंडरलाइन कोज को ट्रीट करेंगे, जो भी अंडरलाइन कोज होंगे, जो अंडरलाइन जो कोज होंगे, जो कारण होंगे, उनको ट्रीट करेंगे। उसके बाद क्या है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन या O2, ठीक है। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के अंदर CO2 कंसेंट्रेशन बढ़ रही है, O2 कंसेंट्रेशन कम है, तो O2 की कंसेंट्रेशन को बढ़ाने के लिए पेशेंट को क्या है हम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ O2 कर सकते हैं, जिसमें आप क्या है आपका नॉन रीब्रेथर मास्क भी यूज़ कर सकते हैं 100% ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए, ठीक। और क्या कर सकते हो आप पेशेंट को, उसके साथ साथ आप क्या है पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करा सकते हो, ठीक है, जिसमें कि आपकी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आती है, आपका फर्स्ट प्रायोरिटी ऑर्थोपेनिक पोजीशन दे सकते हो, ऑर्थोपेनिक पोजीशन फर्स्ट प्रायोरिटी पे रहेगी, ठीक है। उसके बाद पेशेंट को आप क्या है फॉलोअर पोजीशन भी दे सकते हो, फॉलोअर पोजीशन भी दे सकते हो, ठीक है, ये आपकी सेकंड प्रायोरिटी रहेगी। तो जिस पेशेंट के अंदर आपको क्या रेस्पिरेटरी एसिडोसिस देखने को मिलेगा, उसमें आप क्या है पेशेंट को ऑर्थोपेनिक पोजीशन प्रोवाइड करा सकते हो या फिर फॉलोअर पोजीशन दे सकते हो। उससे क्या होगा कि आपका जो डायफ्राम है वो क्या है वहाँ से जो आपका एक्सपेल हो जाएंगे, प्रॉपर क्या है आपको O2 इनहेल हो जाएगी जितनी क्वांटिटी में चाहिए, और पेशेंट को क्या कंफर्टेबल पोजीशन में भी आ जाएगा। तो ये सब आपका क्या हुआ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हुआ। तो एक बार मैं रिवाइज करता हूँ, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के अंदर क्या है पीएच की आप क्या है जो इस ब्लड की पीएच है लेस देन 7.35 से देखने कम मिलेगी, और आपकी CO2 कंसेंट्रेशन क्या है मोर देन 45 mmHg देखने के लिए मिलेगी, आपके H+ आयन क्या है वो भी इंक्रीज देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। इसके ट्रीटमेंट के लिए अंडरलाइन कोर्स करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन करेंगे, ऑर्थोपेनिक पोजीशन प्रोवाइड कर सकते हैं पेशेंट को, और क्या करा सकते हैं फॉलो पोजीशन भी करा सकते हैं। और जैसे कि मैंने बोला कि इसके कोर्स के अंदर आप क्या रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन होता है, जैसे अस्थमा हुआ, COPD हुआ, नमोनिया, उसके लिए भी आप क्या कर सकते हो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन को रिमूव करने के लिए क्या है आप सक्शनिंग भी कर सकते हो, सक्शनिंग। इसके ट्रीटमेंट के अंदर में ही आप क्या कर सकते हो सक्शन अप्लाई कर सकते हो, सक्शनिंग। क्यों, एयरवे को क्लीन करने के लिए, एयरवे को क्लीन करने के लिए आप क्या है सक्शनिंग कर सकते हो, ठीक है। तो जब भी आप सक्शन कर रहे हो तो उनका सबसे आपको ध्यान रखना है कि उसका सक्शन प्रेशर। तो इन्फेंट की यदि मैं बात करूँ, यदि आप इन्फेंट का सक्शन कर रहे हैं तो सबसे पहले हमेशा एक बात ध्यान रखना, जब भी हम पेशेंट का सक्शन कर रहे हैं उस करने से पहले पेशेंट को क्या हमेशा हाइपर ऑक्सीजनेटेड रखना है। पेशेंट को सक्शन करने से पहले क्या है ऑक्सीजन देना है, 100% ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करनी है, ठीक है। तो इन्फेंट की मैं सक्शन की बात करूँ, उसका सक्शन प्रेशर कितने रखेंगे 60 से 80 mmHg। यदि मैं चिल्ड्रंस के सक्शन प्रेशर की बात करूँ, चिल्ड्रंस का कितना रखेंगे 80 से 100 mmHg। यदि मैं इन एडोलसेंस की बात करूं तो उसका सक्शन प्रेशर कितना रखेंगे 100 से 120 mmHg। ये क्या है आपका सक्शन प्रेशर हुआ। फिर उसके बाद पढ़ते हैं आपका रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस। तो ये आपका क्या है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कंप्लीट हुआ। उसके बाद पढ़ते हैं रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस। तो रेस्पिरेटर के इंडिकेटर, ठीक है। यदि रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस है उसमें जो आपकी पीएच वैल्यू क्या होगी मोर देन 7.45 होगी, ठीक है। CO2 की कंसंट्रेशन आपको कितनी देखने को मिलेगी आपका लेस देन 35 mmHg। H+ आयन की कंसंट्रेशन आपको क्या है डिक्रीज मिलेगी, कोई नहीं चलने दो, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको क्या है नॉर्मल ध्यान रखनी है। जब भी पेशेंट को आपका रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस देखने को मिलेगा तो वहाँ पे आपके है पीएच क्या है आपको मोर ज़्यादा देखने को मिलेगी, और आपकी क्या है H+ आयन की कंसंट्रेशन क्या है डिक्रीज मिलेगी, और आपकी CO2 कंसंट्रेशन आपको क्या है वो आपको डिक्रीज मिलेगी 35 mmHg से। क्यों मिलेगी, क्योंकि पीएच की कंसंट्रेशन किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है CO2 के।
मैंने पहले ही बताया जैसे जैसे पीएच की वैल्यू बढ़ेगी वैसे ही क्या है आपकी CO2 कंसंट्रेशन कम होगी। CO2 कंसंट्रेशन कम होगी तो पीएच की वैल्यू बढ़ेगी, तो पीएच की वैल्यू बढ़ने से क्या है वहाँ पे अल्कलोसिस देखने को मिलेगा। और यहाँ पे क्या है कि CO2 कंसंट्रेशन क्या है आपकी कम हो रही है, तो पीएच की वैल्यू आपको क्या है ज़्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे क्या है आपका अल्कलोसिस देखने को मिलेगा। तो यदि मैं इसकी कॉज की बात करूँ, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस के कॉज की बात करूँ तो इसमें कॉज क्या क्या हो सकते हैं आपका, कॉज